नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर हिंदी साहित्य का अगला पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें 30 प्रश्न हमने शामिल किए हैं। और ये प्रश्न जो हैं ये आपको TET एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के आज के हमारे हिंदी साहित्य से संबंधित 30 प्रश्न हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो कमेंट्स करना ना भूलें, एक कमेंट्स जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। 4 विकल्प दिए हैं। फर्स्ट है माखनलाल चतुर्वेदी, ब है मैथिली शरण गुप्त, स जयशंकर प्रसाद, ड है भगवती चरण वर्मा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन स जयशंकर प्रसाद। ये कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो प्रबंध काव्य यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन अ जो है रामचरितमानस। ये एक प्रबंध काव्य है। आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भागीरथ मिश्र, सर रामचंद्र शुक्ल, द विश्वनाथ मिश्र। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ मिश्र। ऑप्शन द जो है ये सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है, हौरी किस उपन्यास का पात्र है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हौरी किस उपन्यास का पात्र है? तो हौरी यहाँ पर उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन द गोदान का ये पात्र है। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? 4 विकल्प देखते हैं। मंगल प्रसाद, ज्ञानपीठ, सरस्वती, द इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साकेत जो है ये एक मैथिली शरण गुप्त की रचना है, महाकाव्य है। तो यहाँ पर इन्हें 1932 में मंगला प्रसाद जो पारितोषिक है ये एक प्राप्त हुआ है। ऑप्शन अ हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखें कब प्राप्त हुआ है, तो 1932 में ये प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक यहाँ पर हैं ऑप्शन अ जो है राजेंद्र अवस्थी। ये इसके संपादक हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन स जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू रीति के अनुसार कुल कितने संस्कार हैं? तो बहुत ही अच्छा सरल सा प्रश्न है। आप सभी जानते हैं हिंदू रीति के अनुसार 16 संस्कार होते हैं। अगला है यहाँ पर गलत युग्म को छांटो। 4 विकल्प दिए हैं, चारों को पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर गलत हमें तभी पता चलेगा। अ है निराला प्रगतिवादी, और ब है प्रसाद छायावाद, स है बिहारी रीतिकाल, द है कबीर भक्तिकाल। तो यहाँ पर 4 में से एक गलत दिया है, तो कौन सा वो गलत है? तो वो है ऑप्शन अ निराला प्रगतिवादी। अब ये क्यों गलत है? क्योंकि निराला भी एक छायावादी कवि थे और ये छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ इनको माना जाता है। तो ये छायावादी कवि थे, परंतु यहाँ पर प्रगतिवादी बताया गया है, इसलिए ये गलत है। आगे हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? तो जो नहीं रहे हैं, देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक जो हैं वो समय समय के अनुसार बदलते रहे हैं, और यहाँ पर कौन है जो नहीं रहे हैं ये हमें इसमें देखना है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन द शांति प्रिय द्विवेदी। ये नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन प्रथम संपादक थे, तो आपको ध्यान रखना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है ये प्रथम संपादक रहे हैं। चलिए आगे है, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। तो जो कवि वीर गाथा काल के कवि नहीं है तो वो हैं ऑप्शन बी नामदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। अब थोड़ा सा इसको हमें छोटा करना होगा क्योंकि इसके विकल्प नीचे दिए गए हैं। चलिए अब देखते हैं इसको। फर्स्ट ए दिया है निर्मला, बी है चिता के फूल, सी है वरदान, डी है भारत दुर्दशा। तो यहाँ हमें
इनको कहानी, निबंध, उपन्यास का एक सही क्रम मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्रम मिलान करते हैं तो सीधे उत्तर को टिक कर देते हैं, फिर और मिलाते हैं इसको। देखिए इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन द जो है 4-3-2-4-2-3-1। तो मतलब ए वाला जो है, तो ए वाले का उत्तर यहाँ पर चौथा है। निर्मला एक उपन्यास है ये। इसी प्रकार से बी 2, तो चिता के फूल एक कहानी है, बिल्कुल इसी के सामने है। वरदान सी का थर्ड, वरदान एक निबंध है, ये भी सही है। और भारत दूरदर्शा एक नाटक है। और भारत दूरदर्शा ये नाटक जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की द्वारा लिखित है और ये 1875 में भी लिखी गई थी। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। चलिए ये हमारा उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है ये आदिकाल की रचना है। ऑप्शन अ हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। और रासो जो होता है ये एक वीर काव्य होता है जिसमें वीरता का वर्णन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। तो यहाँ पर तुर जाएगा ऑप्शन द गद्य काल के नाम से भी अभिहित किया जाता है। चलिए आगे है। उपन्यास सम्राट की उपाधि है। तो उपन्यास सम्राट की उपाधि किसकी मानी जाती है या किसको उपन्यास सम्राट कहा जाता है? तो बहुत ही सरल प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। कई बार ये कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद जो है इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि बीज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो अग्नि बीज जो रचना है ये मार्कंडेय की रचना है और ये उजागर करती है चुनावी समस्या, ऑप्शन बी। चलिए आगे है। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो यहाँ पर रहेगा नाम उनका लल्लू लाल जी। ऑप्शन बा जो रहेगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हिंदी गद्य काव्य का जन्मदाता मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन सा हमारा उत्तर। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया है ऑप्शन द राजा लक्ष्मण सिंह। चलिए आगे है प्रश्न हमारा। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा है। तो सत्यार्थ प्रकाश की भाषा है ऑप्शन स हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ आलाखंड के नाम से लोकप्रिय हुआ? तो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन अ है पृथ्वीराज रासो बाय खुमान रासो स बीसलदेव रासो और द है परमाल रासो। तो आलाखंड के नाम से लोकप्रिय हुआ है ऑप्शन द परमाल रासो। चलिए आगे है। काव्य क्षेत्र में राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। काव्य क्षेत्र में राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई है? तो ये दी गई है ऑप्शन ब मैथिली शरण गुप्त को। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तो मिथिलेश कुमारी कहते हैं ऑप्शन ब सीता को। चलिए आगे है। सुमेलित नहीं है, जो सही नहीं है उसे हमें देखना है, जो गलत रूप से मिलान किया गया है। तो इसके चारों विकल्पों को देखना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। आंसू सुमित्रानंद पंत, बा है साखी कबीर, ये सही है। और वसी रामधारी सिंह दिनकर, ये भी सही है। प्रेम वाटिका रस खान, ये भी सही है। ऑप्शन आ जो है ये यहाँ पर सही नहीं है। आंसू सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। आंसू रचना है जयशंकर प्रसाद की। तो इसलिए ये यहाँ पर गलत है। आगे है। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो पद्य साहित्य को बांटा गया है ऑप्शन द 15। अगला हमारा प्रश्न है। लेखन में वाग वेदग्ध का क्या आशय है? तो लेखन में वाग वेदग्ध
का आशय होता है अभिव्यक्ति की प्रभावोत्पादकता। तो ऑप्शन द ये यहाँ पर सही उत्तर। आगे प्रश्न है भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो भूषण की कविता का प्रधान स्वर है ऑप्शन ब प्रशस्ति परक। अगला है गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया? तो गागर में सागर भरने का कार्य किया है ऑप्शन अ बिहारी। ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे है कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर के कौन सी रचना की? तो देखिए एक तो यहाँ पर आ रहा है कवि नरेंद्र शर्मा की रचना, तो रचना भी हमें मिल रही है और महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर के इन्होंने इस रचना को लिखा था। तो ये है ऑप्शन आ रक्त चंदन। और रक्त चंदन कब लिखा गया? तो ये 1949 को लिखा गया है। अगला हमारा प्रश्न है कामायनी का अंतिम सर्ग का शीर्षक है। तो कामायनी का अंतिम सर्ग का शीर्षक क्या है? तो देखिए कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की एक रचना है और इसमें 15 सर्ग हैं और 15 सर्ग में जो अंतिम सर्ग है तो अंतिम सर्ग है आनंद। तो ऑप्शन स यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा आनंद। तो ये हमारा सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी साहित्य संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आगे अगला पार्ट आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स करें इसके बारे में। और आप चैनल पर इतने समय तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी वीडियो के साथ।